नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, इन दिनों सियासत एक बार फिर काफ़ी ज़्यादा तेज जरूर आपको दिखाई देगी बिहार में, क्योंकि विधानमंडल का सत्र अभी हाल ही में संपन्न हुआ। दूसरी तरफ संसद का सत्र चल रहा है और बिहार में 2025 विधानसभा के चुनाव की तैयारी में बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। लेकिन लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद एडीआर, जो कि बिहार में देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करती है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते दिन किया और उसमें यह बताया कि देश में जो 543 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें 538 ऐसी सीटें हैं जहां पर फाइनल रिजल्ट के बाद जांच पड़ताल की गई तो टोटल जो वोट पड़े और जो टोटल वोट काउंट हुए, दोनों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। कहीं पर वोट ज़्यादा हो गए हैं तो कहीं पर वोट कम हो गए हैं। बिहार की 40 सीटों पर भी ऐसा ही कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आया है। हम इस पर भी विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन इसी बीच हम बात बिहार के पूर्व बाहुबली विधायक मोकामा के छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह की भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2015 के कांड में और 2019 के भी एक कांड में उन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई गई। हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि पैरोल पर बाहर आए थे और लोगों ने ये कयास लगाया कि ललन सिंह को चुनाव जिताने में उनका इस्तेमाल किया गया है। कितनी सच्चाई कितना झूठ, ये सब तो दावे हैं, आप खुद आकलन कर सकते हैं। लेकिन पटना हाईकोर्ट में 2015 के मामले में कहा जा रहा है कि सुनवाई पूरी हो गई है। अब कोर्ट यानी हाई कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है 1 से 2 दिन में। क्या कुछ कोर्ट में हुआ है, क्या खबरें निकली हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के राजेंद्र नगर में, जो कि मशहूर है छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, सिविल सर्विस के लिए, वहां पर जो हादसा हुआ जिसमें 3 छात्रों की जान चली गई, और उसके बाद अब बिहार में भी इसको लेकर इंस्पेक्शन करने की बात सामने आई है। राजधानी पटना में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वहां पर भी जांच होगी। पता लगाया जाएगा कि किन संस्थानों में रूल का जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 20,000 कोचिंग संस्थानों की बात सामने आई है। अब क्या कुछ नियम है, क्या कुछ नहीं है, कैसे पालन होता है, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हैं और प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले शुरुआत हम छात्रों से करते हैं, क्योंकि दिल्ली का हादसा दर्दनाक था और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि बिहार में भी तमाम कोचिंग संस्थानों की जांच होगी। देखिए, दिल्ली का हादसा है, उसको हादसा कहना ठीक नहीं होगा। ये हत्या है, हत्या है, बिल्कुल हत्या है। ये जानबूझ करके ऐसा किया गया और उसमें छात्रों की जान गई, और इसके लिए अब लिपापोती हो रही है। जैसा कि आमतौर पर जो सरकारी चलन है, कोई इस तरह का मामला होता है तो फिर उसके बाद कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाता है, कुछ लिपापोती होती है, कुछ मुआवजा दिया जाता है, तो वो सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। जो उसका प्रोटोकॉल है, किसी मामले को दबाने का, आक्रोश को नॉर्मल करने का जो प्रोटोकॉल है, सरकारी तौर तरीका है, वो किया जा रहा है। आँखों में धूल झोंकने की कोशिश शुरू हो गई है। वो जो है वो बेसमेंट में चलाया जा रहा था और वो बेसमेंट नक्शे में दिखाया गया था पार्किंग, और पार्किंग में चल रहा है कोचिंग। गाड़ियां खड़ी हो रही हैं सड़क पर, और ऐसे ढेर सारे भवन और सरकारी दफ्तर और प्राइवेट दफ्तर आपको पटना में भी मिल जाएंगे, पूरे देश में मिल जाएंगे, जहां नक्शा कुछ और है, भवन बना है कुछ और, इस्तेमाल कुछ और हो रहा है। तो नियमों का उल्लंघन इस देश में बहुत आम हो गया है। आप पैसा खिलाइए, अधिकारी आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। ये कड़वा सच है। अब जो सरकार में रहता है वो नहीं मानता है, विपक्ष हल्ला करता है, फिर वो सरकार में आते हैं तो वो भी इससे इनकार करेंगे, मगर फिर जो सत्तारूढ़ दल विपक्ष में आ जाता है वो फिर हल्ला करता है। तो ये आपस में मिली भगत है राजनेताओं की और अफसरों की और बिल्डरों की, या जो कोचिंग संस्थान है उनकी। क्योंकि आज जो चुनाव है वो चुनाव इतना खर्चीला हो गया है कि पैसे चाहिए उसमें, तो पैसे इन्हीं सब स्रोतों से आते हैं। अवैध कमाई से, काला धन से पैसा आ रहा है,
और अनाप शनाप खर्च हो रहा है। तो ये सिस्टम जो है वो चला रहा है। उसी से थोड़ा सा सचेत होते हुए पटना में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने आदेश दिया है कि यहाँ के तमाम कोचिंग संस्थानों का ऑडिट कराया जाए कि यहाँ जो गाइडलाइन है उसका भवन का या कोचिंग संस्थानों के लिए वो कितना फॉलो हो रहा है और उसमें सुविधाएं हैं कि नहीं, फाइटिंग का इंतज़ाम है कि नहीं, इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं, कोई आपात स्थिति में निकलने का दूसरा प्रवेश द्वार वो है कि नहीं, जो जितनी जगह है उससे ज़्यादा छात्र तो वहाँ नहीं बैठ रहे, पीने का पानी का इंतज़ाम है कि नहीं, और सबसे बड़ी बात कि कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। बिहार में कोचिंग संस्थानों के लिए कोई नियम कानून नहीं थे। अच्छा। शायद वो 2015 का साल था, एक बार किसी कोचिंग संस्थान से और छात्रों के बीच वो भिखना पहाड़ी के पास कुछ विवाद हुआ और उस विवाद में गोली वोली चल गई, एक छात्र की मौत भी हुई थी उसमें। उसके बाद बड़ा बवाल हुआ, छात्र सब सड़क पर उतर आए, तोड़ फोड़, हंगामा, आगजनी ये सब होने लगा। तब फिर सरकार के हाथ पांव फूले और वो एक उसके लिए नियमावली बनाई गई, गाइडलाइन बनाया गया कि ये फॉलो करना होगा कोचिंग संस्थानों को और सबको रजिस्ट्रेशन कराना होगा डीएम के यहाँ। तो फिर हो गया, ये सब लिपापोती हो गया, छात्रों का आक्रोश ठंडा हो गया, फिर जैसे चल रहा था वैसे चलने लगा। चंद कोचिंग संस्थानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और 90% से अधिक कोचिंग संस्थान यूं ही चलते रहे। तो अब उसकी फिर से एक बार जब दिल्ली में वो हत्या हुई 3 छात्रों की, तो सरकारी लापरवाही से यह हत्या हुई है। तो अब यहाँ फिर जागे हैं। जैसे अभी पूर्णिया में तनिष्क ज्वेलर्स में 2 करोड़ के गहने की लूट हो गई, तब पटना पुलिस जागी और यहाँ सोने के दुकानों में घूम घूम करके पुलिस वाले सर्वे कर रहे हैं कि आपके यहाँ सुरक्षा के क्या इंतजाम है। तो उसी तरह जब दिल्ली में घटना हुई तो अब यहाँ सचेत हुआ प्रशासन की यहाँ क्या इंतजाम है। तो ये ऐसे ही चलता रहता है। तो ये डीएम का कहना यह है कि सिर्फ पटना ज़िले में 20,000 कोचिंग संस्थान है, सिर्फ पटना ज़िले में। अब बाकी 37 जिलों का आप छोड़ दीजिए, सिर्फ एक ज़िले में इतने कोचिंग संस्थान हैं। पटना में यहाँ पर तो बिहार के भी और दूसरे राज्यों के भी बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब जाकर कार्रवाई करने की बात, जांच करने की बात पटना में सामने आ रही है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये कोई बात नहीं आ रही है और ये बिल्कुल खानापूर्ति है। और 2016 में कोचिंग नीति बिहार की सरकार ने जाके बनाई, माने विधानसभा में उसको ले आया गया और बनी। लेकिन उसके बाद भी किसकी जांच हुई? एक महत्वपूर्ण, माने पूरे देश में सबसे चर्चित यहाँ पर है खान सर। खान सर के कोचिंग में जाके देखिए किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह लड़के जगह नहीं है वहाँ पर, और ज़मीन पर बच्चे बैठते हैं, वो सीढ़ी पर बैठते हैं और वहाँ स्क्रीन पर देखकर वो पढ़ रहे हैं। तो एक तो केवल खान सर हैं। एक ऐसे कोचिंग संस्थान के मालिक को मैं जानता हूँ जी, पिछले 1 साल के भीतर में हमने देखा कि उन्होंने 4 करोड़ रुपए का एक मकान बना लिया और अभी 1 महीना के भीतर उन्होंने 10 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीद ली अपने घर के पास ही। ये इतना पैसा कोचिंग में है, तो इसलिए सारी आपराधिक घटनाएं और आपराधिक उसमें ये लोग लिप्त हैं और इन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है ये हम नहीं कर सकते। सरकार की मिली भगत है, क्योंकि सरकार इन पार्टियों को, अगर उनके राजनीतिक दलों को पैसा चाहिए तो यही लोग पैसा देते हैं। ये पैसा छात्रों से लूट के माताएं बहनें माने और पिता जो है घर का ज़मीन जायदाद गहना बेच के और बच्चों को पढ़ाने भेज रहे हैं। कोटा में सबसे ज़्यादा ये अत्याचार हो रहा है और पटना में भी, पटना बहुत बड़ा कोचिंग का हब बन गया। आप जाइए किस तरह से लड़के लड़कियां रह रहे हैं, छत पर ऊपर में वो प्लास्टिक का सेट दे के और उसमें 5 गो कमरा बना दिया, उसमें लड़कों को रख रहा है ठूस ठूस के, और बच्चे कुछ बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो उनको भगाया जाएगा, रोड पर कर दे, शाम को ही कह देगा तुम जाओ सामान लेके। तो इन लोगों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अभी जो कि एक घटना हो गई तो थोड़ी हरकत में लोग आ जाते हैं, 2-4 लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। जो कमज़ोर पार्टी होगी, जो बड़ी पार्टी होगी, उसको कोई नोटिस नहीं जाएगा। यहाँ पर तो आप सड़क पर निकल जाइए 2 बजे दिन में, चाहे
माने टी शर्ट पहने हुए अलग अलग रंग के लड़के लड़कियां माने वो सब किसी न किसी कोचिंग से निकल के आ रहे हैं। और उसी तरह से स्कूल बस पूरा शहर पैक हो जाएगा माने 2 बजे दिन में कि कहीं चलने की जगह नहीं रहेगी। स्कूलों की भी हालत यही है। और स्कूल जो खुले हुए हैं वो सब व्यापार का केंद्र है, वो मॉल है जहाँ पर टाई बेल्ट बैग जूता मोजा ये सब मिल रहा है। कोचिंग संस्थानों पर तो माफियागिरी का भी आरोप लगा है ना, पेपर लीक यही लोग पेपर लीक कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कई लोग तो ऐसे हैं जो जिन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर बना लिया है और एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने तक की ठीक से व्यवस्था नहीं है। 2 घंटा कंप्यूटर पर ना उनके पास इंटरनेट है ना कुछ है, बढ़िया स्पीड नहीं है और 3rd क्लास का कंप्यूटर लेके बैठे और एग्जामिनेशन सेंटर। और वो लोग कोचिंग से क्वेश्चन सेट करते हैं, ग्रुप में परीक्षा लेते हैं, 100 बच्चों को 50 को इधर 50 को उधर बैठाते हैं और धांधली करते हैं। तो ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इतनी हिम्मत नहीं है कि इन कोचिंग वालों से वो भिड़ सके, और जितनी इन लोगों की पकड़ मजबूत है, सरकार के लोग इसमें शामिल हैं और कलेक्टर की तो इतनी औकात नहीं है कि वो कर पाएंगे कुछ। बस वो खाना पूर्ति। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खाना पूर्ति। इनका कहना है बिल्कुल खाना पूर्ति, उससे कुछ होने जाना नहीं है। वो खाना पूर्ति, इस देश में शासन ऐसे ही चल रहा है, लिपापोती करके। पहले लोग घर को पवित्र करने के लिए गोबर से लिपते थे जब कच्चे घर होते थे तब। अब सरकार जो है सो उसको बहुत दूसरे तरीके से लिप देती है किसी मामले को, और वो मामला उसके नीचे दब जाता है। तो ये कुशलता है, सरकार ने इसमें PhD हासिल कर लिया है। सुधार करने की जरूरत तो है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ घटना पटना में भी हो गया, कोई इतनी बड़ी मतलब कि दुर्घटना, सुधार करने की ज़रूरत तो बिल्कुल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर सवाल यही है कि सुधार करेगा कौन? जिनको सुधार करना है, जिन पर ये जिम्मेवारी है, उनके मुंह बंद हैं, वो कुछ कार्रवाई करने के लायक नहीं है। अगर कार्रवाई करेंगे तो उनका तबादला हो जाएगा, क्योंकि उनको संरक्षण है ऊपर के लोगों का। तो इसलिए ये एक दुष्चक्र है जिससे निकल पाना बड़ा कठिन है। जब तक व्यवस्था नहीं बदले। हाँ, जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगा, लोगों के बदलने से कुछ नहीं होगा। चलिए दूसरे खबर की ओर बढ़ते हैं, उस ADR के रिपोर्ट की तरफ। हाल ही में लोकसभा का चुनाव 543 सीटों पर संपन्न हुआ और अब ADR की जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। क्या रिपोर्ट है, सब कुछ जानेंगे। क्या है ADR ने जो कहा है, उसके बाद बहुत जगह ये चल रहा है कि चुनाव में धांधली हुआ है, गड़बड़ हुआ है। ये देखिए, एक संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसको संक्षेप में ADR कहते हैं, उसने ये रिपोर्ट जारी की है। ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काम करती है, चुनावी प्रक्रिया पर नज़र रखती है, और चुनाव के समय जो लोग फाइल करते हैं एफिडेविट अपना उम्मीदवार, उसका अध्ययन करके वो आंकड़े जारी करती है कि कितने अपराधी छवि के लोग या किस पर कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितने उम्मीदवार ऐसे हैं मैदान में। तो ये जानकारी देती है ताकि लोग वोटर जो है पूरे चुनाव पर नज़र रखती है और वोटरों को जागरूक करने का काम करती है। तो उसी ने ये रिपोर्ट जारी की है अभी, इस चुनाव के बाद, लोकसभा का चुनाव जो अभी समाप्त हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली में। हाँ, तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्ट जारी हुई। उसमें ये कहा गया है कि 543 सीटें हैं लोकसभा में कुल, और उसमें से 543 में से 538 सीटों पर विसंगतियां पाई गई। अच्छा, मतलब जितने वोट पड़े, गिनती कहीं उससे ज़्यादा की हो गई। अच्छा, माने वोट पड़े, मान लीजिए कि 1 लाख वोट पड़ा, और वहाँ गिनती जो हुई वो 1,10,000 वोट की गिनती हो गई। तो ये कहाँ से आया 10,000 वोट भाई? और कई सीटों पर तो ये स्थिति रही कि 1 लाख वोट पड़े तो वहाँ 90,000 की ही काउंटिंग हुई, 10,000 गायब हो गया। 10,000 वहाँ गायब हो गया। तो ये बड़ा तिलस्म है और ये बहुत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग जो है वो लगातार विवादों में फंसा हुआ है। चुनाव के समय भी विवाद में फंसा हुआ था चुनाव आयोग, मगर उस समय किसी तरह वो निकल गया। तो ADR का ये आरोप है कि उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर स्पष्टीकरण मांगा कि बताइए कि ये गड़बड़ी, ये विसंगति क्यों है। तो चुनाव आयोग कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। और यही नहीं, इसके पहले जो चुनाव हुए थे 2019 में, उसमें भी इस तरह की विसंगति पाई गई थी, और उसका भी आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया चुनाव आयोग की ओर से कि ये आंकड़ों में अंतर क्यों है।
और उसमें बिहार की 40 सीटें की 40 शामिल हैं। अच्छा, 40 सीटों पर आंकड़ों में विसंगति है, फर्क है। अच्छा, अब जैसे देखिए रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 362 सीटों पर डाले गए वोट, जो वोट डाले गए उसमें कुल वोट से 5,54,598 यानी 6,000 मान लीजिए 5,55,000 5,55,000 वोट कम गिने गए। 362 सीटों पर 5,55,000 वोट पड़े, नहीं, वोट कम गिने गए। जितने वोट पड़े उससे 5,55,000 कम वोटों की गिनती हुई। मतलब कि 1 करोड़ अगर टोटल वोटिंग हुई होगी तो 95 लाख के लगभग 94.5 लाख की ही काउंटिंग हुई। तो आखिर ये 5,55,000 वोट कहाँ गए, किसके खाते में जुड़े, या कैसे उसको इधर से उधर किया गया? तो ये बहुत गंभीर मामला है। उसी तरह से 176 सीटों पर जो वोट डाले गए उससे 35,600 ज्यादा वोट गिने गए। अच्छा, 176 सीट पर जितने वोट पड़े उससे 35,500 वोट अधिक गिन दिए गए। तो ये अधिक वोट कहाँ से आए? वहाँ वोट कैसे कम हो गए और यहाँ कैसे बढ़ गए? तो और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2019 के चुनाव में भी ऐसी गड़बड़ियाँ हुई थी और तब 347 सीटों पर विसंगति पाई गई थी आंकड़ों में, यानी डाले गए वोट और गिने गए वोट अलग थे। वो आंकड़े मेल नहीं खा रहे थे 347 सीटों पर। इस बार 2019 में 347 सीटों पर वोटों की गणना में गड़बड़ी पाई गई। इस बार वो संख्या बढ़ गई, 538 हो गई। माने ये कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है ये मामला, लगभग पूरा ही हो गया। और बिहार में सभी 40 सीटों पर ये विसंगति पाई गई, सभी सीटों पर कि जितने वोट डाले गए कहीं उससे कम गिने गए, कहीं उससे ज़्यादा गिन दिए गए। तो ये तो मतलब ये कोई जादू लगता है कि हो गया उसमें कि कहीं वोट घटा दिया, कहीं वोट बढ़ा दिया। 19 सीटों पर कम गिने गए बिहार में। 40 में से 19 सीटों पर जो आयोग ने संख्या बताई कि इतने वोट पड़े, गिनती उससे कम की हुई। और 21 सीटों पर जितने वोट डाले गए आयोग के आंकड़ों के मुताबिक उससे अधिक वोट गिन दिए गए। अच्छा, ये तो बड़ा झूठ मतलब। और ये माने चुनाव समाप्त हुए कितने दिन हो गए? अप्रैल में हुआ चुनाव, 1 जून को खत्म, 1 जून को 4 जून को रिजल्ट आ गया और 4 जून और ये 4 जुलाई पूरा खत्म हो गया। अब अगस्त आ गया। 2 महीना में भी आप आंकड़ों को दुरुस्त नहीं कर सके और लोगों को संतुष्ट नहीं कर सके, सही फिगर नहीं दे सके। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी है जिसकी ओर एडीआर ने उंगली उठाई है। अब ये चुनाव आयोग का दायित्व है कि वो इस पर सफाई दे, वोटरों को संतुष्ट करे कि ये गड़बड़ी क्यों है, और नहीं तो इस पर फिर संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और जो संगठन है, नागरिक संगठन है, उनको आगे आकर इस पर PIL दायर करना चाहिए कि आखिर ये क्या गोरखधंधा है। इस गोरखधंधे का राजफाश होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके पहले भी हमने देखा है कि कई बार कई संस्थान, कई लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि EVM के वोट और VVPAT के 100% मिलान किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इनकार किया हुआ है। और जब इस प्रकार की गड़बड़ियां आएंगी तब तो माना जाएगा कि तो बहुत जरूरी हो गया। ADR तो सुप्रीम कोर्ट में 2 बार गई है, लेकिन अभी हाल में जो गई थी इस मसले को लेकर गई थी कि मिलान करिए VVPAT से और वो जो पर्ची है वो सबको दीजिए। चुनाव आयोग ने जो बात कही थी उसमें ठीक ही कहा था और ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान भी लिया कि पर्ची देना संभव नहीं है, हर किसी को पर्ची दे दिया जाएगा तो उसी दिन खुलासा हो जाएगा कि किसने किसको वोट किया है। तो इससे एक वैमनस्यता और वो बहुत गड़बड़ी फैल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानते हुए कहा कि VVPAT का मिलान कुछ वोटों का करके और उनको बताया जा सकता है, लेकिन सबको पर्ची देना ये संभव नहीं है। ADR की ये बात खारिज हुई थी। ADR जो रिपोर्ट दे रही है तो इतना अगर आंकड़ा उनके पास सब कुछ है तो उनको ये भी बताना चाहिए कि इन 5 लाख वोट जो कम गिने गए तो उनसे किन किन सीटों पर प्रभाव पड़ा, कौन से सीट ऐसे हैं
क्योंकि 372 ही 362 का ही वो बता रहे हैं कि 362 पर 5 लाख वोट कम गिने गए। तो कौन सा सीट प्रभावित हुआ, अगर आपके पास ये आंकड़े हैं तो आप बताएं। और 35,000 वोट अगर अधिक गिने गए तो उससे कौन लोग लाभान्वित हुए। 35,000 वोटों से 170 के आसपास सीटें हैं, तो 35,000 वोट अधिक पड़े हैं। इसमें कौन से वोट हैं जो नोटा को दिया गया, इसमें कौन सा वोट है जो पोस्टल बैलेट था, और इन सब का जब तक नहीं करेंगे तो ये एक भ्रम की स्थिति हो जाएगी। और जनता में ये बताने के लिए कि हमने बहुत बड़ा ये कर लिया है, चुनाव आयोग ने उसी समय सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि हमारे पास मैन पावर इतना नहीं है कि 100 करोड़ की माने इतने वोटर्स हमारे हैं तो सब वोट का तुरंत हम गिनती करके बता दें कि आंकड़े क्या हैं, उनको करने में समय लगता है। लेकिन ये प्रश्न जरूर है कि 2 महीना होने के बाद भी अगर आप आंकड़े को दुरुस्त नहीं कर पाए हैं आंकड़ों को, तो एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ये विसंगतियों की तरफ जिस तरफ इशारा एडीआर कर रहा है, चुनाव आयोग को निश्चित रूप से इसका जवाब देना चाहिए। पर वो है कि ये जो विसंगतियां केवल ये खड़ा कर देना, ये आंकड़े किसने दिए, ये चुनाव आयोग ने दिए हैं। तभी तो आप बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने हमको ये बताया, उसमें ये बताया। चुनाव आयोग को समय वो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल भी रहा है, हालांकि खारिज हो गया, तो अब फिर से उनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इसको तय करेगा कि मैंने क्या करना चाहिए। लेकिन आंकड़ों की विसंगतियों को ये करके कि इसमें जानबूझ के घालमेल किया गया है, ऐसा लगता नहीं है। ये एक बहुत बड़े देश में लोकतंत्र के इतने बड़े महापर्व पर इतने बड़े लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया हो, तो थोड़ी बहुत माने हमको लगता है कि 360 सीटों पर 5 लाख वोट हुए, 10,000 5,000 कहीं कहीं पर कुछ कर। देखिए, बहुत सी ऐसी सीटें होती हैं जहां पर बहुत कम मार्जिन से हार जीत होती है। जैसे 2019 की बात करें तो बिहार के जहानाबाद में 1600-1700 से सुरेंद्र यादव हार गए थे। ये बताना चाहिए। हाँ, तो ये एक बड़ा सवाल है कि अगर जहां कम मार्जिन से हार जीत हो वहां तो बड़ा फैक्टर बन जाएगा। ये बड़ा फैक्टर बनेगा ही, तो इसीलिए तो स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि चुनाव आयोग बताए कि कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है और क्यों ये आंकड़ों में अंतर क्यों है। तो चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग की है, खड़े हो गए हैं उसका जवाब दे, वो जवाब देना चाहिए उससे, और तभी उसकी निष्पक्षता बची रहेगी। नहीं तो शक के दायरे में वो आएगा, लोगों को संदेह होगा कि चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है। तो पहले से खराब है ईवीएम को लेकर। ईवीएम में देखिए, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। ईवीएम ने तो बहुत सुविधा ला दिया है। जो हारते हैं वो ईवीएम पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ते हैं। मगर इस बार चूंकि उनकी सीटें बढ़ गई, जो हल्ला करने वाले लोग थे इसलिए वो चुप रहे, नहीं कुछ बोले। और ईवीएम तो एक बार नहीं कई बार टेस्ट हो चुका है उसका। चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी आ करके और ये हमारे सामने प्रदर्शित कर दे कि ईवीएम को इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है या हैक किया जा सकता है या उसमें गड़बड़ी किसी तरह से की जा सकती है। कोई नहीं गया, कोई व्यक्ति नहीं गया वहाँ ये बतलाने, मगर बोलने के लिए बोल देते हैं। अब हार क्यों गए, जनता का सपोर्ट नहीं मिला, तो ये कहने के बजाय कि जनता ने हमें समर्थन नहीं दिया, वो कहें कि ईवीएम में गड़बड़ी कर दी। तो इस जो आरोप है, जो हारने वाले उम्मीदवारों का जो आरोप रहता है, उस आरोप को चुनाव आयोग के आंकड़ों की विसंगति पुष्ट करेगी। इसलिए चुनाव आयोग को किसी भी तरह के संदेह से परे होना चाहिए। तो इसके लिए यही तरीका है कि वो इसका सफाई दे कि ये विसंगति क्यों है, और है तो क्या वो सिर्फ आंकड़ों की गड़बड़ी है या वाकई कुछ हेरा फेरी है। बिल्कुल। तो ये एडीआर की रिपोर्ट पर हम बात कर रहे थे। कल विशेषज्ञ अभी हमारे पास मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अब बात थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं छोटे सरकार की तरफ। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह, कौन नहीं जानता होगा उनको, लेकिन आपको मालूम होगा लोअर कोर्ट में उनको 2 मामलों में 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। कुछ समय पहले तक वो राजद के विधायक थे, फिर जब वो जेल चले गए तो उनकी पत्नी नीलम देवी राजद की विधायक बनी मोकामा से। लेकिन अब उन्होंने विधानसभा में पाला बदल लिया है, अब वो सत्ता पक्ष की तरफ बैठती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में उम्मीद लगाया जा रहा था कि शायद इसका कुछ प्रभाव उनके केस पर पड़े और उनके पक्ष में फैसले आए। कहा जा रहा है कि 2015 का जो मामला था, जो पटना आवास पर छापेमारी हुई थी, जिसमें उन्हें 10 साल की सजा हुई,
अब वो सुनवाई हो चुकी है और सुनवाई के बाद फैसला आने वाला है। क्या कुछ वो खबर है अनंत सिंह को लेकर, क्योंकि उनको चाहने वाले, उनको सुनने वाले, उनको देखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हाँ, अनंत सिंह के रील्स बहुत वायरल होते हैं और उनकी बातें सुनने के लिए लोग हंसने के लिए भी सुनते हैं। हथियार रखने मैंने AK-47 राइफल उनके घर से मिला था और उसमें उनको सज़ा हुई थी, 10 साल की सज़ा हुई थी। देखिए, बैड एलिमेंट्स जब भी सरकार की ज़रूरत, हर सरकार की ज़रूरत होती है, किसी न किसी बाहुबली को सरकार अपने साथ रखती है, बहुत कुछ मैनेज करना होता है राजनेताओं को। तो नीतीश कुमार ने बहुत दिनों तक पोषित किया था अनंत सिंह को। अनंत सिंह दुनिया भर का कर्मकांड करते फिरते थे, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन जब वो RJD में चले गए तो सरकार से जैसे नाता तोड़ा तो उन पर कार्रवाई हो गई। अब वो फिर से इधर हैं कि हम पर कार्रवाई से बचा लिया जाए। तो अब जब बैड एलिमेंट की ज़रूरत नहीं रह जाती है तो उनको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना, सरकारें फेंक देती हैं। और लालू प्रसाद यादव ने भी यही किया और नीतीश कुमार भी उनके साथ यही कर रहे हैं। अब अनंत सिंह, एक तो था कि भूमिहार मतदाताओं को बहुत वो करेंगे, पोलराइज कराएंगे और उनके, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में तो ऐसा गड़बड़ हुआ कि भूमिहार मतदाता उनको अपना नेता मानते ही नहीं थे और किसके कहने पर वोट करेंगे। कई जगह पर अपने मन से किया, कई जगह पर उसको किया, कई जगह पर उसको किया। अनंत सिंह लीडर नहीं रहे। तो अनंत सिंह की अब ज़रूरत किसी भी पार्टी को रही नहीं है और इसलिए अब उन पर कार्रवाई मने होनी तय है। ये पैरोल पे आए थे तो कहा गया कि ललन सिंह को जिताने के लिए बाहर आए हैं। हाँ, वो ठीक है, ललन सिंह को जिताने आए। ये भी कहा गया कि ललन सिंह को जो जीत हुई उसके पीछे ये इन्हीं का हाथ है। माने अनंत सिंह ने बहुत जम के काम किया। और लेकिन वही है कि अब अनंत सिंह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे हैं। एक बार इनकी तूती बोलती थी, बहुत चलती थी इनकी, लेकिन अब वो स्थिति रही नहीं और इन्हीं के पैरेलल उन्हीं के इलाके में और भी लोग खड़े हो गए हैं। तो इसलिए अब अनंत सिंह को ये सोच के चलना चाहिए कि उन पर कार्रवाई, जो कोर्ट का फैसला आएगा उसमें निश्चित रूप से उनको सजा होने जाएगी। इसके पहले लोअर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई तो हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट में कहा जा रहा है कि 2015 के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है और कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्द इस पर फैसला 1-2 दिन में आ जाएगा। क्या लग रहा है कि जिस उम्मीद से पाला उन्होंने बदला है, पक्ष में आएगा? जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरकारी वकील जो हैं उन्होंने बहुत विरोध किया। अच्छा, अनंत सिंह का कि ये गंभीर अपराध है और इसमें सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा कम करने या सज़ा माफ़ करने का कोई सवाल नहीं है। तो ये जो बहस उनकी थी सरकारी वकील की, वो थोड़ा आश्चर्यजनक थी, क्योंकि ये लग रहा था कि सरकार के साथ अब दोस्ती हो गई है तो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, सरकार का पक्ष थोड़ा सा झुका हुआ उनकी ओर दिखेगा, मगर ऐसा कोर्ट में नहीं दिखा। तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने उनसे कोई मर्सी नहीं की है उन पर। हाँ, अब कोई मर्सी नहीं की है और अब कोर्ट जो फैसला सुना, कोर्ट जो तथ्य उसके सामने पेश किए गए, जो सबूत पेश किए गए, उनके आधार पर कोर्ट कुछ भी फैसला सुना सकता है। मामला था 2015 का, जब उनको पकड़ने के लिए खुद विकास वैभव पहुंच गए थे वहां पर। हाँ, वो अनंत सिंह का इतना खौफ था कि कोई पुलिस वाला जाने से डरता था, तो इसलिए यहाँ से भेजा गया कि उनकी गिरफ्तारी करनी है। टारगेट करने के लिए भूमिहार को ही उतार दिया। ये सब चलता रहता है राजनीति में, ये सब दाव पेच होते रहते हैं। तो जब ज़रूरत होता है पास बुला लेते हैं, फिर उसको दूर हटा देते हैं, एक ही जाति के 2 लोगों को आमने सामने खड़ा कर देते हैं। तो ये सब राजनीति के खेल हैं, बड़े निराले खेल होते हैं यहाँ। तो खेल चलते रहेंगे ऐसे ही, मगर फिलहाल तो अनंत सिंह को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। तो एक मामला जो था वो 2015 का था, जिसमें कहा जा रहा है कि सुनवाई पूरी हो गई है। अब कोर्ट फैसला 1-2 दिन में सुना देगा। देखना होगा कि अनंत सिंह के पक्ष में जाता है या उनके खिलाफ में, क्योंकि लोअर कोर्ट ने तो 2015 के मामले में उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई। 2019 का भी मामला है, जब लिपि सिंह ने लदमा उनके पैतृक आवास पर छापेमारी की थी और उसमें भी उन्हें 10 साल की सज़ा हुई है। वो भी कहा जा रहा है कि 1-2 सुनवाई के बाद उस पर भी फैसला हो जाएगा। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पटना हाईकोर्ट अनंत सिंह को लेकर क्या फैसला सुनाता है।
नीलम देवी के पाला बदलने का फायदा कितना अनंत सिंह को मिलता है, मोकामा के अलावा मुंगेर के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में अनंत सिंह का ललन सिंह के लिए वोट इकट्ठा करने का कितना प्रभाव उनके इस कोर्ट के केस पर पड़ता है, कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। लेकिन खबरें कुछ ज़्यादा उनके पक्ष में निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। अब तो सब कुछ कोर्ट के ऊपर है, देखना होगा कोर्ट का फैसला क्या होता है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।